हेलो फ्रेंड्स, हम आज जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए हम समझते हैं आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि WHO कहता है कि एक हेल्थ का प्रॉपर मतलब क्या हुआ। ऐसे तो हम सभी हेल्थ के अपना अलग अलग डिफाइन दे सकते हैं। देखिए, WHO के हिसाब से एक व्यक्ति को सबसे पहले फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, और दूसरा जो ऑप्शन है इमोशनल, क्या इमोशनली वो इंसान ठीक है या नहीं है। फिर बिहेवियर की बात आती है, आप किस नेचर के, आपकी क्या बिहेवियर है, आपकी क्या नहीं है। और फिर सोशली आप कितना कनेक्टेड हो। कहने का मतलब अगर ये चारों चीज़ एक इंसान में है तब हम उसे क्या कर सकते हैं कि हाँ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग की। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा इंडिया ऐसा पहला देश था जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा। कब सोचा? 1951। इसमें एक प्रोग्राम निकला फैमिली प्लानिंग में, RCH, मतलब कि रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर। इसका ये मतलब कि कैसे लोगों को हेल्थ के, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक्सपेक्ट किया जाए। इसकी यही एम थी। ऑडियो करके, विजुअलाइज करके, एड करके, प्रिंट करके, न्यूज़पेपर में, टीवी में, ऑडियो में चलाया जाए ताकि लोग इसे जानकारी लें, अवेयरनेस फैले इसे। अब हम RCH के दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे, सेक्स एजुकेशन। आखिर सेक्स एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसे स्कूलों में मांग होती है सेक्स एजुकेशन देने के लिए? कि हर इंसान के पास राइट इन्फॉर्मेशन हो सेक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट का, मतलब जितने भी सेक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उसके पास राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो मिसकॉन्सेप्शन है, माइथ्स है, जो लोग बहुत अंधविश्वास बिलीव करते हैं, वो बिलीव को हटाया जा सके, लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। हर किसी को प्रेगनेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में उसे नॉलेज हो। जो लोग इनफर्टिलिटी हैं, जो मम्मी पापा नहीं बन सकते हैं, उन्हें भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इसके वजह से सेक्स एजुकेशन का जो डिमांड है वो स्कूल में बढ़ता जा रहा है। अब हमारे स्क्रीन पे एक आपको वर्ड दिख रहा होगा, एमिनियोसेंटेसिस। अब हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये वर्ड है क्या, क्यों इस पे सेक्स ट्रांसमिशन पे क्रॉस दिखाया गया है, जेनेटिक डिसऑर्डर पे टिक दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, एमिनियोसेंटेसिस का मतलब हुआ कि जब मदर के जो फीटस होता है वहाँ से एक एम्यूनेटिक फ्लूइड निकाला जाता है इंजेक्शन से, और फीटल के सेल से निकाला जाता है। ये इसलिए निकाला जाता है कि जो आपका आने वाला बच्चा है उसमें देखा जा सके कि कहीं उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ये डिटरमाइन करने के लिए हम वो एम्यूनेटिक फ्लूइड को निकालते हैं। इसके वजह से इसका नाम पड़ा एमिनियोसेंथेसिस। लेकिन आगे चल के इसका मिसयूज हुआ। मिसयूज में क्या हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ कि लोग इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से यूज करने लगे। इसके वजह से ये अभी स्टैट्यूटरी बैन हो चुका है। इंडिया में तो पूरा 100% बैन ही हो चुका है। देखिए, अब हम समझने की कोशिश करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है? देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में इंक्रीज हुआ, बेटर लिविंग कंडीशन आया। इसके वजह से पॉपुलेशन हमारा क्या एक्सप्लोज किया, बम की तरह, मतलब एक्सप्लोज हुआ। और देखिए, ये दूसरा रीज़न ये है आपको कि MMR यानी मैटरनल मोटिलिटी रेट में कम होना, इन्फेंट मोटिलिटी रेट में भी घटा होना, डिक्लाइन हुआ। इसके वजह से क्या हुआ कि हम लोग का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर गया। और जैसे आपको मालूम है, RCH का यही तो एक एम था कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज दिया जाए हर एक चीज़ के बारे में। जिसके वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ़ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज में पहुंच गए, डेट्स वाई आवर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोज। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट यही पड़ा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एक ह्यूमन बींग्स की, उसमें एस्कैरिसिटी आ गया, मतलब कि फूड में कमी आ गया, शेल्टर एंड क्लॉथिंग में भी कमी आ गई। तो इसके वजह से हमें एक और काम करना पड़ा, कंट्रोल मेजर। आखिर हम इसे कैसे रोकें, कैसे हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, इसके लिए कंट्रोल मेजर आया। हम जो कि न्यूली मैरिड है उसे कैसे मोटिवेट करें, यूज करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्लोगन भी हमारा दिया, हम दो हमारे दो। गवर्नमेंट ने जितने भी मैरिज करने वाले लोग हैं उनके लिए एक फिक्स एज बनाया। फीमेल के लिए 18 ईयर रखा, मेल्स के लिए 21 ईयर रखा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में भी बहुत से मेथड हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल, मतलब ट्रेडिशनल क्या क्या मेथड है, इसमें क्या क्या होता है। मतलब कि जो ओवम का और स्पर्म सिटिंग का जो चांसेस होता है उसे हमें रोकना है। तो सबसे पहले हम नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड को देखने जा रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पीरियोडिक एब्सटिनेंस का। मतलब ये एक ऐसा पीरियड है, आपको मालूम होगा कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का होता है, तो उसके मिड डे में या तो +3 हम जोड़ लें या तो +3 घटा लें। वहीं निकल के आता है 10 से 17 दिन के, 10 से और 17वां दिन का जो हाईली
फर्टिलाइजेशन के इसमें चांसेस होते हैं, इस दिन हम अपना क्वाइटस ना करें अपने पार्टनर के साथ, तो ये बेटर होगा। अब हम बात करेंगे क्वाइटस इंटरप्ट, इसे हम विड्रॉल पेनिस मेथड भी कहते हैं। मतलब कि उस समय अपने पेनिस को आपको बाहर निकाल लेना है जैसे आपको लगे कि अब एजुकेशन होने वाला है। देखिए अब हम बात करेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया पे, मतलब ये कि उस वक्त जब माँ के पेट से बच्चा निकला हो और ये तब तक 6 महीना तक रहता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये उस वक्त का पीरियड है जब ओवुलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो ये लैक्टेशन के टाइम का पीरियड, जैसे कि इसमें बहुत नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे अपना अगला टॉपिक आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में अब देखेंगे बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में सबसे पहले आपको कॉन्डम आता है, फिर कॉन्डम के बाद डायफ्राम्स आता है, डायफ्राम्स के बाद सर्विकल कैप्स के बाद वॉल्व्स। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ी डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडम्स के कुछ फीचर्स देखेंगे। कंडम ये है कि आप क्वाइटस करने से पहले आप इसे अपने पेनिस पे इंसर्ट कर लें, और फीमेल है तो वजाइना में इंसर्ट करें, सर्विक्स में, क्वाइटस के बिफोर। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि रबर और लेटेक्स से बना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये इजीली अफोर्डेबल है, बहुत कम प्राइस है, इको फ्रेंडली है, सो डेट्स वाई इसे सभी लोग पसंद करते हैं यूज करना। अगर आप पिक को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मेल कॉन्डम आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेल कॉन्डम है, और ये अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये फीमेल कॉन्डम है। तो यही मेल और फीमेल कॉन्डम के कुछ डिफरेंसेस थे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डायफ्राम्स के। डायफ्राम्स का डोम सब स्ट्रक्चर का होता है, और ये सर्विक्स के कंजक्शन के साथ फिक्स होता है। और ये जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जिस फीमेल को इंटरकोर्स करना होगा उसे इंसर्ट करना होगा 6 आवर्स पहले, ये सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स। अब हम पिक की मदद से कोशिश करेंगे डायफ्राम को देखने की, जैसे कि आपको पता है डोम शेप स्ट्रक्चर का होता है। तो हम अपने दूसरे मेथड बैरियर मेथड की बात करेंगे, सर्वाइकल कैप रिजेंबल्स ऑफ डायफ्राम होता है, और फिर स्मॉलर होता है, रिजिड भी ज़्यादा होता है, सर्विक्स में फिक्स होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा इसे फिट किया जाता है। अब हम बात करेंगे वॉल्व्स के बारे में। वॉल्व्स रबर का बना हुआ था, इंसर्टेड किया जाता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और फिर इन जो स्पर्म का एंट्री होता है ये ब्लॉक करता है सर्विस के थ्रू, और दे आर यूजेबल, आप बार बार इसे यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम कंडम्स क्यों पॉपुलर है। कंडम्स का सब पॉपुलर होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इजीली अफोर्डेबल है, यूजर को प्राइवेसी मिलती है। दूसरी ये बात है कि सेल्फ इंसर्टेड है, और सबसे बड़ी बात ये कि स्पर्म को मार देता है, स्पर्म के मोटिलिटी रेट को भी घटा देता है। इसमें कुछ स्पर्मिसाइड होते हैं जैसे कि नैनोजेनाइल होते हैं 9 विच किल स्पर्म, प्रोटेक्ट करता है STD से और एड्स से, आपको ये बचाता है। डेट्स वाई कंडम्स आर वेरी पॉपुलर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस सबसे पहले तो डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा इसे इंसर्ट किया जाता है इन द यूटेरस थ्रू वजाइना के द्वारा। फ्रेंड्स अब हम इस पेज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड IUD का एग्जांपल्स हो जाएगा लिपल लूप्स, फिर कॉपर रिलीजिंग IUD के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे CUT CU7 मल्टी लोड 375। इनका फंक्शन क्या है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, और फिर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म जो होता है उसे भी ये कम कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग IUD के कुछ एग्जांपल्स आपको दिया जाए तो हो जाएगा प्रोजेस्टाट LNG-20, और इसका फंक्शन अगर देखिए मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब कि जो इम्प्लांटेशन होता है उसके लिए यूटेरस को अनसूटेबल बना देगा, सर्विक्स को होस्टाइल बना देगा स्पर्म के लिए। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि कुछ पिल्स वगैरह देख के जो आपको दवा होता है वो दवा दिया जाता है इसमें। तो इसका फंक्शन सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये ओवुलेशन नहीं होने देगा, एंड इम्प्लांटेशन नहीं देगा, ये दोनों को इनहिबिट कर देता है, और जो सर्विकल म्यूकस का क्वालिटी होता है उसे अल्टर कर देता है, तो ना ही ओवुलेशन होने देता है ना इम्प्लांटेशन होता है पिल्स सबसे। और इसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और फिर प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन्स के दोनों कॉम्बिनेशन मिला के आते हैं। तो आगे हम देखेंगे कैसे अलग अलग करके ये दिया जाता है। अनवांटेड 72 आपको दवा सभी को मालूम होगा, ये इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होती है। प्रोजेस्टेरोन एक और फिर आता है मालाजी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, माला-N भी आता है। सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन हुआ इसका, 1 वीक में यूज करना है। इसके बहुत वेरी फ्यू साइड इफेक्ट,
और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अपनी अगली मेथड जो कि सर्जिकल मेथड है। इसको स्टाइलेशन मेथड भी बोला जाता है। ये एक्चुअली करता है क्या है कि गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। ये दो तरीका का होता है, वैसेक्टोमी और टिबेक्टोमी। सबसे पहले ये वेरी इफेक्टिव होता है, इसकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है बहुत पुअर होती है। तो वैसेक्टोमी केवल मेल के लिए होता है, टिबेक्टोमी जो होता है आपको फीमेल के लिए होता है। तो याद करने का तरीका भी है, मेल में वास्ट डिफरेंस होता है तो वैसेक्टोमी, टिबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब में फीमेल में होता है तो टिबेक्टोमी। तो स्मॉल पार्ट क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस का रिमूव किया जाता है, फिर उसे टाइड अप किया जाता है। अदर हैंड अगर हम बात करें टिबेक्टोमी में, तो टिबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसे टाइड अप कर दिया जाता है थ्रू इंसिजन ऑफ द एब्डोमेन, थ्रू वजाइना के द्वारा होता है। तो ये जो होता है दो मेथड है हमारे वैसेक्टोमी और टिबेक्टोमी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों बहुत अच्छे तरीक़ा से टेबल का आप हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए, और इसे याद करना भी बहुत आसान है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। इस एक्ट में ये बात किया गया इंटेंशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की फुल टर्म्स के प्रेगनेंसी को रोका जाए। और पर ईयर आपको बात की जाए तो 45 to 50 मिलियंस MTP परफॉर्म होते हैं। MTP एक तरफ से आप कर सकते हैं हेल्प करता है डिक्रीज द पॉपुलेशन में। देखिए MTP अलाउड कब है, सर्टेन कंडीशन में अलाउड होता है ये, जब बार बार प्रेगनेंसी हो, फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी है जिसको हमें नहीं लाना है वो प्रेगनेंसी, तो उसके लिए हम MTP करा सकते हैं। और MTP कराना तब तक सेफ रहेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो कि 12 वीक का होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आप एबॉर्शन करा रहे हैं तो वेरी रिस्क होता है, मे भी उसमें बच्चे की जान चली जाए या माँ की जान चली जाए। तो इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोशिश करनी चाहिए कि हम MTP नहीं कराएं। MTP के बैन होने का मेन रीज़न ये है कि लोग क्या करते थे, एमिनोसिंथेसिस के फेल्यूर के वजह से पता कर लेते थे कि जो आने वाला यंग सवन है वो फीमेल है या मेल है। तो अगर फीमेल होती थी तो उसे बर्थ के पहले ही मार देते। तो ये एक बहुत बड़ा मिसयूज होता था MTP का, इसके वजह से गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया और इसे इलीगल भी बताया गया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसे हम वायरल डिजीज के भी नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज के भी नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा डिजीज है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये डिजीज ट्रांसमिटेड हो जाता है, एक दूसरे में हो जाता है ट्रांसमिटेड ये डिजीज। तो इसका एग्जांपल आपको दिख ही रहा होगा, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पेस है, ट्राइकोमोनासिस है। तो ये हेपेटाइटिस B, HIV, लीडिंग स्वेट, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होगा। अगर इसके आप कुछ अर्ली सिम्टम देखें तो इचिंग होता है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, स्लाइटली पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है। ये सब होता है जेनाइटल रीजन में। अगर आप अर्ली सिम्टम आ रहे हैं आपको तो उस वक्त इसे ठीक किया जा सकता है, लेटर ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है 15 से 24 साल के जो एज होता है उसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन में आप यही कर सकते हैं, अवॉइड कीजिए सेक्स अननोन पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर के साथ। ऐसे तो आजकल ये पैशन हो गया मल्टीपल पार्टनर के साथ, लेकिन इसे अवॉइड करें। और सबसे बेस्ट वे कि आप अपना कॉन्डम यूज करें क्वाइटस के दौरान। सो सबसे बेस्ट वे आपका ये बचने का। अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एक ऐसा चीज़ है जो कि कोई भी, बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो मम्मी पापा नहीं बन सकते हैं, उसे हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है इसके पीछे कि देखिए, अगर आप खुद सोच के देखिए तो क्या रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का कि वो बच्चा नहीं बन सकते। अगर आप खुद सोच के देखें, इमेजिन करें, तो आपको ये कहीं ना कहीं लगेगा कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है कि कहीं इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है कि कहीं मेल का मोटिलिटी रेट हो जो कम हो सकता है कहीं ओवा सही से प्रोड्यूस ना हो पा रहे। तो बहुत से आपके दिमाग में रीज़न अभी आ रहे होंगे, तो उन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन को ये कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर ओवा को भी बनने नहीं देते हैं। ये सब कुछ रीज़न है। इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल तो बहुत ज़्यादा होता है। ये सब कुछ रीजन्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी के कारण। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं फर्टिलिटी को ट्रीट करने में। अब हम देखेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें इनवर्टिलो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, टेस्टिव बेबी होता है। इसमें स्पीक की मदद से हम जिप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो कि है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। देखिए, सबसे पहले इसमें होता है क्या है कि मेल डोनर से स्पर्म ले लिया जाता है, डोनर फीमेल से ओवा ले लिया जाता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। जब वो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद जब वो 8 सेल यानी ब्लास्टोमेयर स्टेज पे आता है, तो उसे हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
IUT क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जब जाइगोट जो होता है 8 ब्लास्टोमेरेस का हो जाता है तो हम उसे डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसे हम कहते हैं IUT। अब हम गिफ्ट देखेंगे, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब कि डायरेक्ट गैमीट को ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना। इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, ये वैसे फीमेल के लिए होता है जो फीमेल अनेबल है किस चीज़ के लिए, ओवम नहीं उससे प्रोड्यूस हो पा रहा है उस चीज़ के लिए, तो डायरेक्ट हम गिफ्ट ही करेंगे उसका। ICSI में इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में होता है क्या कि सिंगल स्पर्म जो होता है फ्रॉम मेल पार्टनर से लिया जाता है, उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है एन एग में, जो कि फ्रॉम फीमेल पार्टनर से लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइज एग जो होता है इम्प्लांट हो जाता है इन द वुमेन यूटेरस में। देखिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। इसमें क्या होता है, सीमेन कलेक्टेड होता है डोनर मेल से और फिर इसको आर्टिफिशियली तरीक़ा से इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल के वजाइना और यूटेरस में। और ये मेल के लिए बहुत यूजफुल होता है क्योंकि बहुत से मेल का जो होता है लो स्पर्म काउंट होता है, तो उनके लिए बहुत सा हेल्पफुल हो जाता है ये टेक्निक। देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट जो है, सबसे पहले तो हाईली प्रिसीजन हैंडलिंग होता है, स्पेशलाइज बाई प्रोफेशनल होता है, बहुत से कम ही लोग इसे एफर्ट कर पाते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव इसका इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है, डेट्स वाई अवेलेबल इन वेरी फ्यू सेंटर।